नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। अभी 3 दिन पहले पहलगाम के जो दरिंदे थे, मुठभेड़ में मार गिराए गए। तीनों पाकिस्तान के थे, उनकी शिनाख्त हो चुकी है। और दुर्भाग्य देखिए कि कांग्रेस के निलंबित नेता मणिशंकर अय्यर वो पूछ रहे हैं कि साहब, हर घटना के पीछे भारत पाकिस्तान का हाथ बता देता है और छाती पीटने लगता है। इस बात के क्या सबूत हैं और इसको आप प्रमाणित कैसे करेंगे? तो उनके पास जो हथियार बरामद हुए थे तीनों के, वो उनमें से कुछ अमेरिका में निर्मित थे, कुछ चीन के थे। उनके पास उनके जो पहचान पत्र थे वो पाकिस्तानी थे, उनके पास चॉकलेट वगैरह सब, उनके पास सैटेलाइट फ़ोन मिला है, वो सब वहीं से संचालित था। इससे ज़्यादा मणिशंकर अय्यर जैसों को और क्या सबूत चाहिए? दूसरी बात ये है कि अगर ये पाकिस्तान से संचालित नहीं है, तो कहाँ से संचालित है? और कौन नहीं जानता है कि 1989 से आतंकवाद का जो दौर शुरू हुआ था और इसकी तीव्रता जब फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री थे और केंद्र में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, तब इसकी तीव्रता देखने लायक थी। कितने लाख कश्मीरी हिंदुओं को, कश्मीरी पंडितों को घाटी छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया गया। ये क्या हमें आपको बताने की जरूरत है इन लोगों को? लेकिन ये जो नैरेटिव सेट करते हैं कांग्रेस का, जो एक तौर तरीका रहा है, वो इस देश के लिए भी, जम्मू कश्मीर के लिए भी, जो अलगाववादी ताकतें हैं उनके लिए भी, और जो साजिशें हैं सीमा पार की, उसमें आप डीप स्टेट कह लीजिए, आईएसआई कह लीजिए, मिलिट्री कह लीजिए, वहाँ का जो एस्टेब्लिशमेंट जिसको कहते हैं वो कह लीजिए, उसके कितने खतरनाक इरादे हैं और प्रॉक्सी वार के रूप में वो आतंकवाद को किस तरीके से इस्तेमाल करता रहा है भारत के खिलाफ, ये अब किसी से दबे छिपे बात नहीं है। ऐसे समय जबकि पहलगाम केस को अमेरिका समेत कई ताकतें कमजोर करने की चेष्टा कर रही थी और भारत ने इसको इस्टेब्लिश किया कि वो पाकिस्तान से ही संचालित थे और पाकिस्तान के ही नागरिक थे, उनको मुठभेड़ में भी मार गिराया। लेकिन चाहे राहुल गांधी हो या दूसरी तमाम ताकतें हों, उन्होंने जिस तरह के सवाल खड़े किए और हमारी सेना के पराक्रम को, कौशल को जो मिनिमाइज करने की कोशिश की, इरिलीवेंट करने की कोशिश की, ये अगेन जो हमारी सेना का सशक्तिकरण हुआ है, आधुनिकीकरण हुआ है, उसको झुठलाने की, और जो पाकिस्तानी नैरेटिव है कि हमारा हाथ नहीं है भारत की घटनाओं में, उसको आगे बढ़ाने वाला था। मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपके सुपरिचित धीरेन्द्र पुंडीर, और क्राइम से लेकर के आतंकवाद को बहुत नजदीकी से कवर करते रहे हैं। उन्हीं से जरा चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। धीरेन्द्र जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। धीरेन्द्र जी, सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहूंगा और दर्शक समझना चाहेंगे कि इधर जो एक ताजा आंकड़ा आया है वो ये है कि पहलगाम की घटना के बाद 6 अलग अलग मुठभेड़ों में अब तक 21 आतंकवादी मार गिराए गए हैं। और चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो, चाहे खुद प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, उनका जो संकल्प है, उनकी जो घोषणाएं हैं, जिस तरीके से नक्सलवाद को इन्होंने डेडलाइन घोषित कर दी है कि हम मार्च 2026 तक खत्म करेंगे। अभी आतंकवाद की तो नहीं की है कोई डेडलाइन घोषित, लेकिन जिस तरह की मुहिम इन्होंने शुरू की है, उससे लग रहा है कि जम्मू कश्मीर को भी अब पाकिस्तानी साजिश से मुक्त करने की मुहिम छेड़ दी गई है।
नमस्कार सर, आपको और तमाम दर्शकों को। हम बहुत स्वागत। दरअसल हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि कश्मीर में एक बहुत पुरानी कहावत है कि इतिहास जो है कोई दृष्टिहीन देवी नहीं है और वो दृष्टिहीनता को माफ भी नहीं करती है। अगर हम लोग कश्मीर को देखें तो कश्मीर में जो प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी है, मैं इसी को कहूंगा क्योंकि उन्हीं लोगों का जबरदस्त ये उन्हीं की वो थी कि मैं ये कहूंगा कि उन्हीं का ये जबरदस्त दृढ़ संकल्प था कि भारत में 370 हटा। तो जो लड़ाई है वो 370 हटाने के बाद से ही ये शुरू हो गया कि वहां इंडिया अब इस तरह की कोई गतिविधि बर्दाश्त नहीं करेगा जिसको लंबे समय से, जब से ये देश में मिला था, कश्मीर को मिलाया गया था, तब से ही एक तरह से एक लापरवाह रवैया सरकारों का रहा और उन्होंने एक स्पेशल अधिकार बना लिया था। सबसे मजेदार बात यह है वहां कि जैसे जो पार्टी वहां सत्ता में नहीं होती, जैसी सत्ता से बाहर होती है, अचानक आप उसके शब्दों में कश्मीर का आत्मनिर्णय का अधिकार है, कश्मीरी लोगों से सवाल पूछिए और तमाम चीजों का साथ सवाल शुरू होते थे। उस वक्त सरकारें डरती थी। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का जो देश के प्रति, मतलब मैं कहूंगा कि उनके, जब लोग बाद में इतिहास उनके बारे में लिखेगा तो ये सबसे बड़ा फैसला लिखेगा कि उन्होंने कश्मीर को उसकी आंखों में आंखें डालकर, खासतौर से आतंकवाद की आंखों में आंखें डालकर ये कोशिश की कि हाँ अब इससे मुकाबला सामने होगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि पहली सरकारों में बहुत नहीं मारे गए। आपको याद होगा कि बहुत चुनाव कितना शांतिपूर्ण हुआ था 2009 में, 2011 में, शायद 9 में मैं चुनाव में गया था उस वक्त। उसके बाद आपने देखा बुरहान वानी के बाद किस तरह से 100 दिन तक घाटी में क्या होता रहा था। तो समय समय पर फेज आए, लेकिन ये पहला फेज है जब समस्या की गहराई तक जाकर सीधे टकराया जा रहा है और अब घाटी में 50 से ज्यादा आतंकी नहीं बचे, जिनमें से ज्यादातर 90% तक पाकिस्तानी है। तो अब उनका जो सफाया हो रहा है जिस तरह से है, तो मुझे लगता है कि ये जो एक तारीख भले ही ना तय की जाए, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा तमाम लोगों को कि कश्मीर जो है कोई एक उसकी समस्याएं मल्टीपल फोल्ड में है। एक तो आप जब किसी आदमी को ये यकीन दिलाते हैं कि तू विशेष है, तू विशेष है, तू विशेष है, तो वो उसके जहन में बैठ जाता है और जब आप उसको बाकी सबके साथ बैठाने की कोशिश करते हैं तो वो अलग गद्दी मांगेगा, अलग दुकान मांगेगा, अलग सब चीजें। ये कश्मीर के दिमाग से निकालने की पहले कोशिश हुई। इसीलिए जब उनको यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया तो आपने देखा किस तरह जम्मू कश्मीर में मारे गए, जी। किस तरह हम लोगों ने वो देखा कि एक बड़ा विरोध हुआ था। लेकिन अब सुरक्षा बल एरिया डोमिनेंस हो, आप देखेंगे अब नमाज गायबाना पढ़ना और वो जनाजे नमाज जनाजा, उस पर हजारों की भीड़, वो सब गायब हो गई। जबकि आपने देखा होगा कि किस तरह से आतंकी वहां बाकायदा नमाज जनाजा पर भी आते थे और उनको बाकायदा भगाती थी पब्लिक। आपने देखा होगा ना, पब्लिक, वो बहुत सारे वीडियो हम देखते थे। तो जब से मुझे लगता है कि ये पहलगाम के बाद से जो बचा कुचा नेटवर्क था, वैसे भी हम लोग देख रहे थे और ग्राउंड वर्कर के बाद, पुलवामा हमले के बाद से इस सरकार ने बहुत जबरदस्त काम किया था। लेकिन अब वो, मुझे लगता है कि ये मान के कि पहले ये खत्म होगा और उसके बाद फिर आगे की राजनीतिक जो चर्चा है, जैसे स्टेटहुड की बात है और तमाम चीजों, उस पर सरकार काम करेगी। तो अगर आपका ये आकलन है कि सरकार ने बिल्कुल एक नए तरीके से बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है, तो मुझे लगता है पहलगाम के बाद आपकी बात का अर्थ माना जा सकता है, क्योंकि अब वो किसी भी कीमत पर छोड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। किसी तरह का आप देख रहे हैं बाकायदा, जैसे बाकी राज्यों में हो रहा है, अगर कानून के खिलाफ कोई काम है तो उसको बाकायदा उसके घर भी गिराए जा रहे हैं, उन पर सवाल भी किया जा रहा है। और कश्मीर को जो अलग मानने की प्रवृत्ति आ गई थी कि वो विशिष्ट है, उनके साथ बाकी देश के जैसा व्यवहार अब किया जा रहा है। जो आंकड़े हैं 2014 से 2023 आखिर तक और 24 के भी कुछ आंकड़े हैं, इनको अगर हम ले लें तो 2000 आतंकवादी मारे गए हैं घाटी में। 2014 में 110, 2015 में 108, 2016 में 150, 2017 में 213, 2018 में 257, 2019 में 152, 2020 में 221, 2021 में 182,
2022 में 187, 2023 में 73 और 2024 में जनवरी से जून तक के आंकड़े हैं, उसमें बताया गया है कि करीब 80 के आसपास आतंकवादी मारे गए। यानी करीब करीब 2000 आतंकवादियों का सफाया हुआ है 2014 से लेकर के 2024 तक। और यही वजह है जो आंकड़ा आप बता रहे हैं कि मुश्किल से 50-55 आतंकवादी अब घाटी में बचे हैं। लेकिन इनको शह देने वाले, इनको प्रश्रय देने वाले, इनको छिपाने वाले, और अब फंडिंग का तो मैं दावे के तौर पर नहीं कहता कि अब कितने बचे होंगे, पर पहले फंडिंग करने वाले भी, और सीमा पार से भी फंडिंग आती ही थी, वो चाहे जिस भी जरिए आती हो। बहुत हद तक सरकार ने उस पर नियंत्रण किया है। देखिए, मैं अगर वो जो कश्मीर घाटी का जो डाटा है पूरा का पूरा, उसमें हम लोग बता सकते हैं कि 70 से 75 आतंकी सक्रिय जो आतंकी एक्टिव है, उसमें से कुछ जम्मू कश्मीर पुंछ राजौरा उसमें भी है। तो ये कुल मिला के अगर हम सक्रिय एग्जैक्ट मतलब जो सरकार का वो देखते हैं तो वो लगभग 60-65 बताया जाता है। लेकिन अब जम्मू कश्मीर में 76 हैं, जिसमें से 59 विदेशी हैं, 59, और 17 के करीब स्थानीय आतंकी हैं। इसके अलावा बाकी अगर हम उसको देखें तो बाकी सब जगह पर आतंकियों का सफाया हो चुका। चूंकि आपका सवाल घाटी के अंदर जो अगर हम ये बदलाव देख रहे हैं तो सरकार ने सबसे पहले क्या किया, क्योंकि ईडी की सर्चेज होनी शुरू हुई और फाइनेंसिंग नेटवर्क पर प्रहार किया गया। जो सबसे पहले था, अगर आपको याद होगा, वटाली और इस तरह के लोग पकड़े गए जिनको पर हाथ डालना असंभव माना जाता था। एनआईए ने जो सर्चेस शुरू की, एनआईए ने जिस तरह से जो ओवर रेटिंग बहुत सारा जो जैसे बादाम की या उसका जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स का जो खेल था, उसके नेटवर्क को तोड़ा, जो उसके माध्यम से फाइनेंसिंग हो रही थी उसको तोड़ा, और जो घाटी में बड़े चेहरे थे जिन लोगों को व्यापार, विदेशी व्यापार के नाम पर और पाकिस्तान के साथ व्यापार के नाम पर जिस तरह से जो पैसे को हवाला के मार्केट से, चूंकि देखिए लोग बहुत सारे सोचते हैं हवाला में भी आपको फिजिकल ट्रांजैक्शन करना होता है, वो सब पाकिस्तान के से जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के नाम पर चल रहा था, उस खेल को इस सरकार ने 2014 से तोड़ना शुरू किया। 2019 तक सबसे बड़ी जो कार्रवाई आपको दिखेंगी कि जो विश एंड विश चली थी, साथ के साथ चल रही थी बराबर में, कि एक तरफ आतंकियों से टकराया जा रहा था तो दूसरी तरफ उनकी जो आर्थिक जो है वो ताकत तोड़ने की कोशिश कर रही थी। और जब पाकिस्तान को आपने एफएटीएफ में ग्रे लिस्ट में डाला तो जो सबसे बड़ा फंडिंग का सोर्स है उस राष्ट्र को ही या उसी सोर्स को आपने संकट में डाल दिया, तो उसके बाद कश्मीर के अंदर वो कम हुआ। क्योंकि देखिए कोई भी ऑपरेशंस होता है, जैसे ये एक ऑपरेशंस था जो पहलगाम में जो उन्होंने किया था, तो अगर हम लोग, चूंकि लोग इसकी इकोनॉमिक्स को नहीं गौर करते हैं, आप ये सोचिए कि पहले वो आतंकी तैयार हुए होंगे, उनकी ट्रेनिंग्स हुई होंगी, उनकी ट्रेनिंग के बाद उनके घर वालों को एक निश्चित पैसा दिया गया होगा, और उस पैसे के बाद ये भी तय होगा कि जब वो मर जाएंगे तो उनके घर वालों को पेंशन दी जाती है पाकिस्तान में। ये बहुत बड़ा उनकी माओं को और उनको ये जो अलग अलग जगह बाकायदा लेके जाता है लश्कर। ये क्रिस्टिन फेयरवेदर की वो किताब भी है एक पूरा, उन्होंने पूरा बताया था कि किस तरह उनके लश्कर तैयबा के डॉक्यूमेंट्स के साथ कि किस तरह से उनको मरने के बाद उनकी माओ को शहीदों की मां कहकर रखा जाता है और उनको पैसे दिए जाते हैं। तो और उसके बाद वो जब हिंदुस्तान तक पहुंचे तो जो जिसने बॉर्डर पार कराया होगा उसको पैसे दिए गए होंगे, इससे बाद जहां वो ट्रेनिंग कैंप में रुके, तो एक लंबा पैसे का नेटवर्क काम करता था। वो सब कैसे चलता था, जब पाकिस्तान के पास फ्री फ्लो था अमेरिकन पैसे का, जो अफगानिस्तान में लड़ाई के नाम पर उनको दिए जा रहे थे। तो एक तो काम क्या हुआ कि अफगानिस्तान से विदाई हो गई अमेरिका की, तो अमेरिका को बहुत जरूरत नहीं रह गई थी पाकिस्तान को फंडिंग की, और पाकिस्तान को एफएटीएफ में इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट झेलने पड़े, और इधर से सरकार ने वो नेटवर्क काट दिया। तो इससे क्या, डीमोनेटाइजेशन भी हुआ इस बीच में। हाँ, डिमोनेटाइजेशन। दूसरा क्या कि पत्थरबाजों को, आप ये सोचिए कि पैसा किस लेवल पे आ रहा था, पत्थरबाजों को पैसे दिए जाते थे हर फ्राइडे को। चूंकि मैं खुद चूंकि हम लोग जब जामा मस्जिद पर हर फ्राइडे को एकदम 5, 4 या कुछ था 3, 10, या मैं आपको बताऊं कि मैं वो कवर करने गया, तो चूंकि वो तो सरकार उसी में हो सकता था, सीआरपीएफ चूंकि वहां पोस्टेड थे, तो हम लोगों ने कहा कि भाई हम लोग वो कवर करेंगे।
पथराव को। तो उन्होंने हम लोग एक जो बख्तरबंद गाड़ी थी वो थी उसके अंदर बैठ गए, तो वहां रोज आपको मालूम है मतलब ठीक तो मैंने कहा कि अभी नहीं आ रहे, अभी नहीं आ रहे, तो उसने कहा कि नहीं आप चिंता मत कीजिए, हम लोग अंदर बैठे, सिर्फ इतनी सी जगह से दिख रहा था। उसने कहा कि अभी 3:40 हुए हैं, अभी 10 मिनट और लगेंगी। तो मैं सोचा कि ये कैसी बात कर रहे हैं, ऐसे कैसे होगा। और ठीक 10 बजे आप यकीन करेंगे आराम से उन्होंने कहा पहले उस गली से आएगा, फिर उस गली से आएगा, क्योंकि एक पूरा नेटवर्क मुंह पे उन्होंने वो फिलिस्तीन के स्टाइल में कपड़े डाले हुए, वो इंतफादा की तरह। और उसके बाद लगभग 20-25 मिनट तक पथराव होता रहा, गाड़ी पर झन झन बज रहा, हम लोग शूट कर रहे थे अंदर अंदर। तो मैंने पूछा कितनी देर, तो उन्होंने कहा कि अभी 5 मिनट और चलेगा, और एग्जैक्ट 5 मिनट बाद बंद हो गया, क्योंकि उनको फंडिंग हो रही थी। वो जितनी देर पत्थर फेंक रहे थे उतने उनको पैसे मिलने थे, वो फंडिंग तोड़ी। तो उसके बाद कश्मीर में जो पाकिस्तान के लिए नारेबाजी करना, पथराव करना फायदे का सौदा नहीं रहा। ये इस सरकार की जो बेस पर चोट करने की अभी भी बहुत जरूरत है। अभी ऐसा नहीं है कि मैं ये कहूंगा कि सरकार ने पूरा कर दिया ये काम। अभी सरकार को उस जो वहां ये जो एक एक्सप्लिसिटी है कि भाई हम लोग एक्सक्लूसिव हैं, वो आइडिया तोड़ने में टाइम लगेगा। क्योंकि ये कोई 70 साल का 75 साल का कोई रोग अगर आपके अंदर आपकी बॉडी में है तो उसको साफ करने में बहुत टाइम लगता है। ये आप सोचिए कि 1980s में आप जो उनका संघ का जनसंघ का सबसे बड़ा बलिदान तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान है, जो वो कश्मीर से जोड़ते हैं। तो कश्मीर में हुआ ना वो बलिदान, तो उसको लेके आप 2019 में वो 1950 से लेके 54, 52, 53 का मैं एग्जैक्ट वो डेट नहीं मुझे याद है, लेकिन वहां से लेके आप 2019 तक आप सोचिए कितना लंबा समय, उतने लंबे समय तक आपको समय लगा ताकि आप दो निशान दो विधान नहीं चलेंगे, दो प्रधान, ये पूरा नारा था ना, उस नारे को साफ करने में। तो इसीलिए मुझे लगता है कश्मीर में ये सरकार मल्टीपल आइडिया पर काम कर रही है। आप देखिए जब हम लोग अभी संसद में देखा ना हम लोगों ने कि किस तरह से वहां के पॉलिटिशियंस जो पहले खुलेआम भारत को वो नहीं और भारत इस तरह बोलते थे, अब वो ये बोलते हैं कि हमारा देश, अब वो बोलते हैं भारत के हम लोग। आप वो नोट कीजिए, क्योंकि ये भारत सरकार ने अपनी रिट जाहिर की है, अपनी रिट शो की है, और ये इस सरकार का और इस सरकार में इन दो लोगों के जहन में क्लियर कट था। और उससे पहले भारत की जनता को यह तय करना था कि हाँ हम कश्मीर को ऐसे नहीं चलने दे सकते। इसीलिए भारत की जनता का फैसला मैं उसको मानता हूं, क्योंकि 370 हटाने का तो जनसंघ के भी उसमें था एजेंडे में, वो बाकायदा बोलते थे। और उसके बाद चाहे वो अटल बिहारी प्रधानमंत्री रहे हो या लाल कृष्ण आडवाणी प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने पूरी ताकत के साथ हमेशा कहा कि हम 370 हटाएंगे। तो लेकिन उनको कभी इतना बहुमत जनता ने नहीं दिया था। जब जनता ने तय कर लिया कि हमको हटाना है तो उन दोनों को बहुमत मिल गया, उन्होंने हटा दिया। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इस सरकार को और इन दोनों के मुझे पर्सनली मैं ये कह सकता हूं, क्योंकि मैंने कश्मीर को लगभग 2009 से चुनाव कवर करने शुरू किया और 2007 से वहां का जो ये टेररिज्म का एस्पेक्ट है उसको कवर करना शुरू किया था। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा चेंज है, और ये वाकई अभी भले ही हम लोग समय ना बता पाए, ये सरकार समय ना बता पाए, लेकिन आप लाल चौक पे तिरंगा फहरता हुआ आराम से देखते हैं, वहां घूमते हुए देखते हैं। क्योंकि एक आध वारदात होती रहेगी, अभी ऐसा नहीं है कि आप ये सोचें, क्योंकि मर्डर सारी आप यूपी में इतनी बड़ी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस और सबके बावजूद भी आप देखते हैं ना, क्राइम को आप रोक नहीं सकते। तो लेकिन उसका रिएक्शन, आप उसका रेस्पॉन्स क्या देते हैं, ये आपकी ताकत दिखाता है। तो वो मुझे लगता है तीन चार मर्डर तो मुजफ्फरनगर मेरठ में रोजाना हो जाते हैं। हाँ तो जी, ये तो एक टेंडेंसी है और ये चलता रहेगा। बहरहाल एक और महत्वपूर्ण सूचना, और ये महत्वपूर्ण सूचना ये जानकारी देती है कि अगर कोई दृढ़ संकल्प वाली सरकार बैठी हो जिसको मैसेज देने हो, वो ही ऐसे काम कर सकती है। जानकारी ये है कि आतंकवाद या राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल या आतंकवादियों को शह देने के आरोप में 50 से अधिक सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को बर्खास्त किया गया है। इनमें शिक्षक भी हैं, इनमें पुलिसकर्मी भी है और इनमें अन्य विभागों के कर्मचारी भी हैं। और ये जो कार्रवाई हुई है ये संविधान के अनुच्छेद 311 इन ब्रैकेट 2 इन ब्रैकेट सी के तहत की गई है।
जी, जी। तो ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना होता है कि अगर आपकी संलिप्तता पाई गई तो आप सरकारी नौकरी में नहीं रहेंगे। दरअसल जानते हैं, ये जो फाइनेंसिंग की बात की, जो रिट की बात की, दरअसल जमात के सबसे ज्यादा टीचर्स भर्ती हो गए थे पूरा कश्मीर में। जब आतंक या वो क्यों था, उसका अगर बहुत प्लेन आप दर्शकों को अगर समझना है तो उसका सिर्फ ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान के समर्थन करने से आपको पैसे मिल रहे थे, आपको जॉब मिल रही थी, आपको एक हीरोइज्म का दर्जा मिल रहा था और उसका कोई नुकसान नहीं हो रहा था। दरअसल जब मैं कश्मीर में घूमता था, लोगों से बात करता था, तो मैं ये समझता था कि आखिर ये है क्यों कि भाई यार आपको परेशानियां भी हैं, वो है। तो मेरे बहुत सहयोगी कुलीग्स रहे जर्नलिस्ट, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उन्होंने कहा कि यार यहाँ पाकिस्तानी समर्थक होने का फायदा मिल रहा है। यहां भारत की सरकार उन लोगों से बात करती है जो भारत के लिए नारे लगाते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता, उनको गोलियां मिल रही, क्योंकि वो भी मार रहे हैं और पाकिस्तान सरकार बचा नहीं रही है। क्योंकि जैसे ही ये पता चलता था कि ये साहब ये फला आतंकी का रिश्तेदार है, वो है, वो हॉस्पिटलों में थे, वो टीचर्स थे, वो इंजीनियरिंग में थे, वो और जो नीचे की क्लास की सर्विस थी, वो तो ये तय कर लिया था कि जो पाकिस्तान के जिनके आतंकी भाई हैं, जिनके आतंक के रिश्तेदार हैं, उन सबको जॉब्स में, और उनका कुछ नहीं खुलेआम होता था कि साहब इनका भाई फला है। तो मैं ये सोचता था ये संभव कैसे हो रहा। इस सरकार ने सबसे बड़ा काम क्या किया है कि आपको आतंकियों का रिश्तेदार होने के लिए मुश्किल कर दिया, महंगा कर दिया। तो जब ये हुआ है, और यही मैं कहता हूं कि जब आप ये महसूस करा देंगे कि साहब आपके लिए क्राइम करना मुश्किल है, अगर आपको, आप यूपी में देखिए, क्या दुनिया के किसी देश में ऐसा हो सकता है जहां लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सरकारें, मतलब जनतांत्रिक सरकारें हो, कि एक माफिया के खिलाफ 100 के करीब मुकदमे हो और उसकी जमानत सुनने के लिए 10 हाई कोर्ट के जज रेस्क्यूज कर ले और आप उन जजों के पे कुछ ना करें। जस्टिस, मतलब माफ कीजिए, जस्टिस, जो जस्टिस थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के, और ये बात हमको पता नहीं थी भाई, अतीक के लिए जमानत के बिल्कुल। लिए। क्योंकि आपको इसका मतलब यह था कि आप अतीक के आदमी हैं, तो जिसके कुत्ते से मुख्यमंत्री हाथ मिलाता हो मंच पर देश के, तो उसका मतलब फायदा होने लगा था ना। जब यह किया गया कि इसका रिश्तेदार होना खतरनाक है, तो आप देखिए क्या हुआ, उनकी जमीनों पर फ्लैट बन रहे, अब तो नहीं पूछ रहा कोई। उसी तरह से कश्मीर में देखेंगे तो कश्मीर में हुआ क्या था कि अगर आप पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाते हैं, पाकिस्तान के लिए, तो एडमिनिस्ट्रेशन आपकी मदद कर रहा था। आप ये सोचिए, सैबुद्दीन सोज, अगर मैं, मुझे 1 मिनट अगर आप देंगे तो मैं, वो मुझे लगता है कि मैं आपको वो अद्भुत है कि वो क्या बोल रहे थे, वो सदन में वो लोग गाली देते थे। हाँ, ये सुनिए, जीएम साहब जो वो तो भारत के उसमें थे, जब सत्ता से बाहर हो गए तो क्या कहने लगे, प्रत्येक कश्मीरी मुसलमान पाकिस्तानी है, मैं भी एक पाकिस्तानी हूं, भारत में कश्मीर का विलय एक गलती थी। सन 1975 तक, जब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता से बाहर थी, तब तक डॉक्टर अब्दुल्ला अमानुल्लाह खान के साथ थे। सन 1974 में उन्होंने यहां तक कहा कि आजादी के लिए कश्मीर का हर बच्चा अपना लहू बहा सकता है। ठीक है साहब, उनके ये एजी लोन भी किसी समय कांग्रेस में मंत्री थे, उस समय उन्हें पंथ निरपेक्षता और लोकतंत्र के हिसाब से भारत जन्नत मालूम होता था और सही लगता था। लेकिन जैसे ही मंत्री पद से हटाए गए, उन्हें भारत सांप्रदायिक लगने लगा और कश्मीर भारत के विलय को एक त्रासदी करार देने लगे। और जब उन्हें यकीन हो गया कि हिंसा भड़काने से उन्हें बहुत अधिक राजनीतिक लाभ मिलेगा, तो उन्होंने जनरल एएस वैद्य के सिख हत्यारों की प्रशंसा कर दी और कश्मीरी युवकों को उसका अनुकरण करने के लिए आया। इसमें 1986 में एक पाकिस्तानी पत्रकार जो बारामूला था और पाकिस्तान में चले गया था, उसने कहा, इस यात्रा के दौरान उनसे कैसा अनुभव हुआ ये पूछा। जगमोहन की मैं बात कर रहा हूं, राज्यपाल की, उन्होंने अपनी बुक में लिखा कि मैं जब, उसने क्या कहा अपना अनुभव, कि मैं बहुत से राजनेताओं से मिला हूं और मैं उनके बारे में एक निश्चित तौर पर बात कह सकता हूं कि जो सत्ता में है वो भारत समर्थक है और जो सत्ता में नहीं है वो पाकिस्तान समर्थक है। मैं ऐसे बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूं। चूंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब मैं कश्मीर में, चूंकि मैं तो गांव गांव घूमता हूं, मेरी आदत है, मैं हर एक जिले में घूमता हूं, जहां से शुरू होता है हाजिन से, जहां से कुकापरे का गांव था, जहां से लोग कहते हैं कि मिलिटेंसी शुरू होती है, फिर या 88 के तमाम लोगों के साथ। तो मुझे एक बहुत ही
बहुत ही बुजुर्ग थे, मैं उनके साथ बैठा था कि आखिर ये है क्या मसला। वो कभी भारत के बहुत कट्टर समर्थक हुआ करते थे और उनको नुकसान उठाना पड़ा था उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि जब आजादी के बाद भी बहुत अरसे तक धीरेन जी इसमें 30-40% हिंदुस्तान के पक्ष में थे, 30-40% पाकिस्तान के लिए भी थे और 10-20% ऐसे थे जो इंडिपेंडेंस की बात करते थे। ठीक है, उन्होंने कहा कि ये पता नहीं क्या हुआ 80 के बाद, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो पाकिस्तान समर्थक है उनको फायदा मिलने लगा, जो हिंदुस्तान समर्थक है उनको दोनों तरफ से मार पड़ने लगी। ना तो वो मदद कर रहे हैं, और मदद का मतलब उनको सिक्योरिटी देना, और ना ही वो जो दे पा रहे हैं, मतलब जो पाकिस्तान समर्थक है उनको गोली मार रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि धीरे धीरे ये जो भारत के समर्थन जब महंगा पड़ने लगा तो उन्होंने शिफ्ट करना शुरू कर दिया। ये उनका कहना था, मतलब मैं उसके लिए कह रहा हूं। और आपको ये मैंने जो उदाहरण दिए तो सीधे तौर पर है, जब आपको पाकिस्तान के समर्थन का फायदा मिलेगा, आपके परिवार वालों को सरकारी नौकरियां मिलेंगी, तो कोई पागल है कि वो कहेगा कि नहीं साहब मैं उसके लिए, जिससे फायदा मिलेगा उसका लिए। और कश्मीर में तो एक फैशन हो गया था कि आप सड़क पर आइए, जैसे मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है मेरा लेख है, अगर आप कभी उसको फेसबुक पर दर्शक पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। उसमें मैंने लिखा, मेरा ड्राइवर था मेरे साथ घूम रहा था, चुनाव में मैं खूब घूम रहा था अलग अलग जगह, वो बहुत अच्छा लड़का। तो उसने खैर मेरे साथ नहीं खाया वो खाना, उसने बताया कि नहीं नहीं हम लोग नहीं खाते, मतलब गैर मुस्लिम के साथ उन्होंने नहीं खाया। खैर वो तो अलग बात हो सकती है, उसको छोड़िए। लेकिन उससे मैंने पूछा कि यार आप क्यों करते हो भाई ऐसा, कि यार सब कुछ आपको मिल रहा है, मदद दी जा रही है, सब चीजें हैं आपको भारत के बाकी राज्यों से। तो उसने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही, मतलब वो मेरे फेसबुक पे लिखा हो इसलिए मैं कह पा रहा, नहीं तो लोग कहेंगे बना के बोल रहा है। उस ड्राइवर ने कहा कि सर आपको एक बात बताएं, हमने कहा कहने हमारी जो है ना, जब चाय में नमक ज्यादा हो जाता है, चूंकि वो नमक की चाय पीते हैं वहां उधर, तो कहने जब सुबह अगर हम लोग चाय पीते हैं नमक ज्यादा हो जाता है या कम हो जाता है, तो हम कप रखते हैं, बाहर निकलते हैं, गो बैक इंडियन गो बैक, और गाली दी उसने दो कि ये कहते हैं, फिर वहां से सामने बैठे हुए लोग भी बाहर निकलते हैं, भारत के वो जाओ वापस जाओ ये जाओ, और कहने वापस आके चाय पीने लगते हैं तो ठीक सी लगने लगती है। तो कोई कारण नहीं बचा था, क्योंकि उनको फायदा दिखने लगा था, आदत हो गई थी। इस सरकार ने ये खत्म किया है। जिन लोगों की नौकरियां जा रही हैं अब वो ये समझने लगे, अगर उनके परिवार के भी हैं तो उनसे दूरी बरतने लगे, जब घर गिरने लगे तो ये समझने लगे, मतलब आपको अपराध का दंड क्या है, सामाजिक डर भी है। और अगर सामाजिक रूप से आप हीरो बनते हैं तो आप अपने बच्चों को भेजते हैं पाकिस्तान में आतंक के लिए मरना, वहां के परिवारों के लिए जो गरीब है या वो है उनके लिए सम्मान है, और जो घर अमीर हैं जिनके, क्योंकि आप शेख शहीद वहीद को ये तो नहीं कह सकते कि उनके परिवार जिन्होंने बाहर अमेरिका में पढ़े उनको कैसे कह देंगे आप, लेकिन उनके लिए समाज में हीरो का दर्जा मिलता है। ये कश्मीर में इस सरकार के आने से पहले चल रहा था। अगर ये नौकरियां हटी हैं तो इनके मैसेज बड़े हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल सही बात है। और मैं प्रोग्राम के आखिर में दर्शकों से ये जानकारी साझा कर लूं कि 22 अप्रैल को 26 हिंदुओं का जेनोसाइड किया गया था। ये टीआरएफ से रिलेटेड आतंकवादी थे जो लश्कर के ही थे, और बाद में इन तीनों को सुरक्षा बलों ने मार दिया। करीब इनको ढूंढ करके मारने में 2.5-3 महीने लगे, लेकिन उनको निपटा दिया। अभी पिछले हफ्ते की ही बात है। और कुल मिलाकर के 6 मुठभेड़ों में, जो मैंने शुरू में कहा था, 21 आतंकवादी मारे गए, जिनमें 12 पाकिस्तानी हैं और 9 स्थानीय यानी जम्मू कश्मीर के ही रहने वाले हैं। उनके बारे में भी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। ये जो कुलगाम में मुठभेड़ हुई है अभी लास्ट, जिसमें लश्कर के ही 3 आतंकवादियों को ढेर किया गया है, ये तीनों भारतीय ही थे, यानी जम्मू कश्मीर के ही थे। जाकिर अहमद गनी ये कुलगाम का रहने वाला था, आदिल रहमान डेटू सोपोर का था, और हरीश डार पुलवामा का रहने वाला था। और इस ऑपरेशन में AK-47 राइफल, ग्रेनेड, गोला बारूद बरामद किया गया, और बड़ी आतंकवादी वारदात को ये लोग अंजाम देने वाले थे, उसको विफल किया गया। पहलगाम हमले के बाद में इसके अलावा 5 मुठभेड़ें हुई हैं, जिनमें 18 आतंकवादी मारे गए हैं। पहली मुठभेड़ सांबा सेक्टर में जैश के 7 आतंकवादी ढेर किए गए थे। दूसरी मुठभेड़ शोपिया के जंगल में लश्कर के 3 आतंकवादी ढेर किए गए थे। तीसरी मुठभेड़ त्राल के जंगल में जैश के 3 आतंकवादी ढेर किए गए। चौथी मुठभेड़ का ऑपरेशन
महादेव पहाड़ियों के पास किया गया, 3 आतंकवादी ढेर किए गए और 5वीं मुठभेड़ जो है वो पुंछ में ऑपरेशन शिव शक्ति के नाम से की गई थी और इसमें भी 2 पाकिस्तानी आतंकवादी ढेर कर दिए गए थे। तो ये जानकारी आप लोगों के लिए, और मैं ये एक बात मुहिम अभी चल रही है। जी धीरेन्द्र जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दर्शकों को, चूंकि आपका सवाल था तो मैं उसको स्पेसिफाई कर दूं, क्योंकि आपने जो फाइनेंसिंग पर पूछा था। दरअसल एनआईए ने 2017 से जो शुरू की थी, पहली बड़ी कार्रवाई की थी। एनआईए ने कश्मीर में पत्थरबाजी और आतंकवाद से जुड़े नेटवर्क की जब जांच शुरू की, सईद अली शाह गिलानी के बेटे, हुर्रियत के नेताओं और हवाला ऑपरेटर्स पर मुकदमे दर्ज हुए और पहली बार साबित हुआ कि पाकिस्तान से फंड पत्थरबाजी और आतंकियों तक पहुंचता है। उसके बाद हवाला चैनल के जरिए पाकिस्तान से आने वाले पैसे को रोकने के लिए 200 से ज्यादा हवाला चैनलों की पहचान की गई, बंदी की गई और 100 से ज्यादा रेड की गई। उसके बाद संदिग्ध खाते किए गए। उसके बाद आतंक की आड़ में काम कर रहे एनजीओ पर काम किया गया। जमात इस्लामी को 2019 में बैन किया गया। जमात से जुड़ी 300 संपत्तियां वो की गई। फलाए आम ट्रस्ट और यतीम खाना टाइप संस्थाओं की जांच हुई और इनको पूरा टेरर इकोसिस्टम से जड़े कई सारे कश्मीर के बड़े व्यापारी, जो मैं आपको बता रहा था कि कैसे क्रॉस एलओसी ट्रेड पर व्यापारी थे, 2019 में एलओसी ट्रेड बंद किया गया और इस ट्रेड के दौरान जो संगठन नकली बिलिंग कर रहे थे वो बंद किए गए। एफसीआरए के लाइसेंस कैंसिल किए गए। विदेश से आने वाली जो कश्मीर में रिलीफ के नाम पे आतंकी फंड थी वो बंद की गई। 2020 से 2024 तक ईडी ने कई नेताओं, व्यापारी और धार्मिक संस्थाओं की संपत्ति जब्त की, जिसमें शब्बीर शाह, यासीन मलिक, हुर्रियत के नेताओं की करोड़ों रुपए की संपत्ति अटैच की गई और जो फंडिंग है वो सीधी डीबीटी से की गई। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद धीरेन्द्र जी, आप जुड़े और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की। थैंक यू सो मच। नमस्कार।